वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई। तो इस 2 घंटे सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या दलीलें दी गई हैं, जो 100 से ज्यादा याचिकाएं बताई जा रही हैं वक्फ कानून के खिलाफ दर्ज की गई हैं उनके वकीलों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणियां की हैं इस मामले पर, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको हर पहलू के बारे में बताएंगे और बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, बहुत सारी उत्सुकता है इसको लेकर। मैं देख रहा हूं कि शाम से ही तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अंतरिम आदेश की बात कही जा रही है, कुछ कह दिया गया है, कहा जा रहा है कल 2 बजे फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मसले पर। तो मैं चाहता हूं कि आप बारी बारी से बताइए इस 2 घंटे में हुआ क्या। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज ठीक 2 बज करके करीब 7 मिनट पर ये हेयरिंग शुरू हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 जजेस बेंच ने ये सुनवाई शुरू की। और सबसे पहले उन्होंने कहा, चूंकि इस मामले में बहुत सारी पिटीशंस हैं, बहुत सारे इंटरिम एप्लीकेशंस हैं, आवेदन हैं, तो ऐसी स्थिति में सब वकीलों को सुना जाना तो मुनासिब नहीं होगा। और इनिशियली हम 2 सवालों पर इस पर सुनवाई करेंगे। पहला ये कि मामले को हाईकोर्ट भेज दिया जाए, और दूसरा ये कि अगर हम इस मामले पर सुनवाई करते हैं तो उसके आधार क्या होंगे। तो आधारों पर सबसे पहले शुरुआत की वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने, जी जो एक मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी पेश हुए। और उनकी तरफ से खास बात यह है कि वो एक संस्था है जिसकी तरफ से पिटीशन फाइल हुई है, उसके वो वकील हैं। और उन्होंने ये सीधे तौर पर पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीजेआई के सामने, कि इस मामले में जो कानून लाया गया है, वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया गया और उसके बाद वो कानून का रूप ले चुका है जी 2025 में, तो ऐसी स्थिति में वो जो कानून लाया गया है वो संसदीय अतिक्रमण है एक तरह से मुसलमानों के अधिकारों पर। आर्टिकल 26 जो अ, सभी धर्मों के परंपराओं को निभाने की अनुमति देता है देश में, और उनको निभाने का अधिकार एक तरह से प्राप्त है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का अड़चन सरकार द्वारा या किसी अन्य तरीके से नहीं लाई जा सकती है। तो वो उन्होंने जी पक्ष रखा। और पक्ष रखते हुए उन्होंने जो बेसिकली एक्ट है, जो कानून है, उसकी कई धाराओं का उल्लेख किया। सबसे पहले उन्होंने ये उल्लेख किया कि इस मामले में जो निजी व्यक्ति अगर कोई वक्फ को संपत्ति देता है, तो ऐसे में, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई वक्फ को संपत्ति देता है, तो ये जो कानून है वो उस पर रोक लगाता है, उस पर कॉशन करता है कि 5 साल की अवधि होनी चाहिए मुस्लिम होने के लिए, और उसमें कई और शर्तें भी हैं। तो ये एक तो इशू था। दूसरा इशू ये था कि जो इस पर अगर वो देता है तो जाहिर सी बात है कि कॉशन है। दूसरा इशू ये था कि कलेक्टर जो है वो, उसके पास अगर कोई विवादित मसला जाता है, मान लीजिए कि मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूं और मैं अपनी संपत्ति किसी वक्फ को देना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विवाद बीच में आड़े आता है तो वो मसला कलेक्टर के पास अगर गया, तो उस दौरान वो जो जी संपत्ति है वो वक्फ संपत्ति नहीं कही जाएगी। या हम्म, फिर ऐसा कोई मसला सामने आता है जो पहले से वक्फ संपत्ति है, उसमें कोई विवाद सामने आता है और कलेक्टर के पास जाता है, तो वो वक्फ संपत्ति उस दौरान नहीं करी जाएगी जब तक कि इस मामले पर कलेक्टर अपनी प्रक्रिया निभा रहे होंगे, या फिर उसमें सुनवाई कर रहे होंगे, और या फिर उसके पक्षों के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। तो दूसरा पहलू जी ये था। तीसरा एक पहलू ये था कि इसमें अदालतें जो घोषित कर चुकी हैं, जाहिर सी बात है कि हम्म, अदालतों ने जिन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है, तो ऐसी स्थिति में ये कानून उनके आदेशों को एक तरह से नलीफाइड करता है, खत्म करता है, और वो जो संपत्तियां हैं उन पर फिर से नए सिरे से विचार किया जाएगा। तो एक इशू ये भी था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल जब सामने आए, और इसके बाद जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजीव धवन, उन्होंने भी इसी से शुरुआत की कि मुस्लिमों की जो संपत्ति है, वो जो पर्सनल लॉ है उनका, उसके तहत वक्फ का जो है निर्माण किया जाता है। और वक्फ में ये कानून खास तौर पर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं और मेंबर हैं, वो अन्य धर्मों जी के रखने की इजाजत देता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आखिर इसको सही माना जा सकता है, जबकि ये सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ, और जो आर्टिकल 14 है
आर्टिकल 21 है, 22 है, आर्टिकल 300 का सबसेक्शन 2 है, वो इन सभी आर्टिकल्स के खिलाफ है। और इसके साथ ही जो आर्टिकल 26 है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है इससे। राजीव धवन के अलावा सीयू सिंह और इसके अलावा अन्य तमाम निजाम पाशा, तमाम जी। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने तर्क रखे। इसके बाद सीजीआई ने ये जो जो अभी तक आपने सॉलिसिटर बताया जनरल, ये सब मुख्य दलीलें हो गई हैं, मुझे लगता है पीयूष जी, जो वक्फ कानून के मुख्य खिलाफ दलीलें थी। जो दलीलें दी गई वो हैं ये। अब आप बता रहे हैं कि बिल्कुल, देखिए, सीजीआई और जज जो बैठे थे, बेंच ने क्या बोला? देखिए इस मामले में जब कपिल सिब्बल ने शुरुआत की तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कई मौकों पर सीजीआई ने भी की। सीजीआई ने जैसे ये पूछा कि अगर वक्फ में कोई अन्य धर्म का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो उससे परेशानी क्या है, ये हाँ, सवाल पूछा गया। तब जी, ये हवाला राजीव धवन की तरफ से भी दिया गया कि जो पर्सनल लॉ है वो अलाउ नहीं करता है। और ऐसे में आर्टिकल 26 आड़े आ जाता है कि भाई आप कैसे किसी भी पर्सनल लॉ में जो बेसिकली जो आर्टिकल 26 का अगर आप पूरा गौर करेंगे, उसका उसकी उसकी जो व्याख्या है, उसकी परिभाषा जो है, वो ये स्पष्ट करती है कि जो परंपराएं हैं किसी भी धर्म की और जो उसकी पूजा अर्चना इबादत जो भी उसके तरीके हैं, उनको किसी भी तरीके से उनकी बेसिकली आत्मा को नहीं बदला जा सकता, उनके तौर तरीकों को नहीं बदला जा सकता। तो ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा वायलेशन उसी का बताया जा रहा था। मुस्लिम जो याचिकाकर्ता हैं उनके तरफ से जो बेसिकली एडवोकेट्स पेश हुए, और इसमें कई जो राजनेता भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, कांग्रेस के एक प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा टीएमसी के भी, और इसके अलावा अन्य कई दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। तो जी, जब करीब 1 घंटे के आसपास मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की तरफ से जब दलीलें पेश की जा चुकी हैं, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखना शुरू किया, जिनका ये कहना था कि ये जो कानून है वो किसी भी तरीके से जो आर्टिकल्स जिनका हवाला दिया जा रहा है मुस्लिम जी, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनका वायलेशन नहीं करता है बल्कि सुधार के लिए है। लेकिन इस दौरान कई सवाल सीजीआई की तरफ से खड़े किए गए। जब हाँ, सीजीआई की तरफ से ये पूछा गया कि आखिर किसी हिंदू ट्रस्ट में क्या मुस्लिम व्यक्ति को रखा जाता है, यानी कि एक मान लीजिए कि हिंदू जी, मंदिर है, उसका जो ट्रस्ट होता है उसके सभी जो मेंबरान होते हैं, सभी सदस्य जो होते हैं, वो आमतौर पर हिंदू ही होते हैं। हाँ, यदा कदा अगर कहीं पर रख दिया गया हो तो उसके बारे में अभी तक कोई दलील सॉलिसिटर जनरल की तरफ से नहीं पेश की गई। और जी, जो हर एक मसला उठाया गया था मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनका जवाब सॉलिसिटर जनरल दे रहे थे बारीकी से, हाँ, और बारी बारी से हर एक जो प्रोविजंस हैं वक्फ संशोधन अधिनियम के, उस पर वो अपना जवाब दे रहे थे। और इस जवाब के दौरान सीजीआई ने तमाम सवाल किए, जस्टिस विश्वनाथन ने कई सवाल किए, और इसके बाद सीजीआई ने ये तय किया कि इस मामले में वो एक अंतरिम आदेश जारी करेंगे। पहले पहले उन्होंने ये भी अपनी राय रखी कि इस मामले में केंद्र सरकार को हम नोटिस जारी कर देते हैं। तब सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि हाँ ठीक है, नोटिस जारी कर दीजिए, हम 2 हफ्ते में इसका जवाब दे देंगे। उसके बाद सुनवाई के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय ले सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए या फिर हाईकोर्ट में भेज दिया जाए। चूंकि जी, देश भर के तमाम हाईकोर्ट में भी वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के तमाम याचिकाएं लंबित हैं। और एक बार ये भी विचार आया सामने कि इस मामले में जो हाईकोर्ट में पिटिशंस पेंडिंग है उन सबको ट्रांसफर कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जी, तब भी सरकार की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया, बेसिकली हरीश साल्वे ने इसका विरोध किया कि नहीं, हाईकोर्ट के जो मामले हैं उनको यहाँ पर बुलाए जाने की जरूरत नहीं है, उनको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान 3 जो एस्पेक्ट थे उन पर सीजीआई ने ये कहा कि हम इस पर अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं। और जैसे जी, ही वो अंतरिम आदेश जारी करने लगे, तब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से इस पर अनुरोध किया गया कि अभी वो इस मामले में आदेश नहीं जारी करें, और हाँ, जो सरकार है उसका पूरा पक्ष सुन लें, क्योंकि ये एक लॉ जो संसद द्वारा लाया गया है, और संसद ने इस मामले पर गंभीर विचार विमर्श करने के बाद ही
इसे कानून का रूप दिया है। तो ये जब सारी चीजें सामने आई, तब उसके बाद सीजीआई ने ये तय किया कि वो कल तक के लिए इस सुनवाई को मुलतवी कर रहे हैं, और जो आदेश था उसको भी डेफर कर दिया। हालांकि आदेश लिखवाया गया था, लेकिन फिर भी उसको डेफर कर दिया गया। जी सौरभ। बिल्कुल, तो आपने मुख्य तौर पर बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अंतरिम फैसला नहीं दिया गया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये डिमांड की गई कि कल फिर से सुनवाई हो। तो आज अगर इसको देखा जाए, तो मैं कुछ खबरें देख रहा जिसमें कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष को झटका, उनको अंतरिम रोक नहीं लगाई गई इस पूरे कानून को लेकर, और अब कल सुनवाई होने वाली है जो, और 3 आपने मुख्य बिंदु बताए, तो इसको मतलब आज जो सुनवाई हो उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, जो सीजीआई का रुख था और सीजीआई ने जो संकेत दे दिए हैं, उसमें साफ तौर पर ये है कि सीजीआई ने सरकार को ये चेतावनी दे दी है कि 3 पहलुओं पर वो यथास्थिति, यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर रोक लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया जा सकता है। और मैं 3 बिंदु भी बता देता हूं कि वो बिंदु क्या थे जी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिखे हुए आदेश को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। वो हाँ। 3 बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि जो संपत्ति है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा वक्फ को दी जाती है और या फिर अदालत के आदेश द्वारा घोषित की जा चुकी है, तो ऐसे में उस संपत्ति पर ये नहीं कहा जाएगा कि वो जो कानून लागू अगर होगा तो वो वक्फ संपत्ति नहीं कही जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उस धारा पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की अपनी मंशा जता दी। जबकि दूसरा जो पहलू था, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि कलेक्टर अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, प्रक्रिया में है कोई विवाद वक्फ के जी। संबंधित में, तो वक्फ की जो संपत्ति है वो उस दौरान गैर वक्फ रहेगी, यानी कि वो नॉन वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो उस पर भी कर दिया कि वो कलेक्टर अपनी प्रक्रिया जारी रखें, अपना जो कार्रवाई है वो जारी रखेंगे, लेकिन जो जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होगा। यानी कि जो अगर ये प्रोविजन लागू होगा तो वो गैर वक्फ संपत्ति हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोविजन नहीं लागू होगा तो जो पूर्व की स्थिति थी 1995 का जो एक्ट है वही स्थिति रहेगी, यानी कि वो वक्फ संपत्ति ही मानी जाएगी उस दौरान भी, जब तक कि उस विवाद पर कलेक्टर द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है। जी। तीसरा जो मसला था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर और मेंबरान, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर आप किसी भी धर्म का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मूल सदस्य होंगे वो मुस्लिम हम्म। धर्म के ही होंगे। और ये 3 जब एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लिखा दिए, उस दौरान जो सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से अनुरोध किया गया, गुजारिश की गई कोर्ट से कि अभी इस मामले में ये अंतरिम आदेश नहीं जारी किए जाएं, चूंकि हम्म। सॉलिसिटर जनरल भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ये आदेश जारी हो जाते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पर जो 3 प्रोविजंस जो सीधे तौर पर हिट करते हैं वक्फ के मामले को, वो प्रोविजंस पर स्टे हो जाएगा। और ये स्टे भले ही सीधे तौर पर नहीं होता, लेकिन उतना ही बड़ा झटका सरकार के लिए होता जो सीधे तौर पर रोक लगाने पर भी हो सकता था। तो आज कुल मिलाकर के जो सवाल थे उनका, बहुत सारे जो सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका पूर्ण जवाब अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। और ये संभावना है कि कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सॉलिसिटर जनरल और जो सरकार की तरफ से वकील पेश होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाएंगे कि जो कानून लाया गया है वो उचित है, और उसके जो प्रोविजंस हैं वो किसी भी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ या आर्टिकल 26 या जो अन्य अनुच्छेद हैं जो संविधान में अधिकार प्रदान करते हैं हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो उनका उल्लंघन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने और ये 3 जो एंटरिम ऑर्डर के पहलू थे वो लिखवाने के बाद भी अपना आदेश पूरी तरह से डिफर कर दिया, स्थगित कर दिया कल तक के लिए, तो अब कल तक इंतजार करना होगा कि दोपहर 2 बजे जी। कल जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, तब देखना ये होगा कि सॉलिसिटर जनरल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करते हैं। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल के
पक्ष रखने के बाद जो रिबटल होगा, यानी कि प्रत्युत्तर दिया जाएगा याचिकाकर्ताओं की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट को कितना प्रभावित करता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम जो आदेश, 3 आदेश जिनको प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो अंतरिम आदेश जारी रखता है या फिर आदेशों को हटा करके इस मामले का निपटारा कर देता है। ये कल सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर ही पता चलेगा। और देखना ये होगा कि कल जब सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रखेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या रहता है और उसके सवाल क्या रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम इशू पर चिंता जताई, जो मुर्शिदाबाद को लेकर के था, कलकत्ता के। जी। वहां पर जिस तरीके की हिंसा सामने आई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कल उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके संबंध में एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। देखना ये होगा कि दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो कुल मिला के कल सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाए, खासतौर पर जो आपने 3 पॉइंट्स बताए अंतरिम आदेश से जुड़े, उन पर सरकार का क्या पक्ष रहने वाला है, ये कल देखने वाला होगा और उनसे सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होगा, उसके बाद ही आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी।